वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 404 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। आज हो गई है 23 जून 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला टेस्ट। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस टेस्ट को लगाइएगा। और इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है ये? गौरजीत, बनारसी, लंगड़ा, रटौल। जीआई टैग के कारण चर्चा में रही उपर्युक्त प्रजातियां निम्नलिखित में से किसकी हैं? ये बैंगन, सेब, आम या लीची, बताइए। गौरजीत, रटौल, बनारसी, लंगड़ा, उसी की हैं ये। चौसा, मलिहाबादी, क्या होता है वो? आम होता है। आम की है, मैंगो की हैं। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, मलिहाबादी दशहरी आम की बिक्री में भौगोलिक संकेतक अथवा जीआई टैग के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने आम की अन्य किस्मों जैसे कि बनारसी लंगड़ा हो गया, गौरजीत, चौसा, रटौल आदि के लिए जो है जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। यदि आम की इन प्रजातियों को आगामी समय में जीआई टैग प्राप्त हो जाता है, किन प्रजातियों को? बनारसी लंगड़े को, गौरजीत को, चौसा और रटौल को, तो इससे इनके लिए एक विशिष्ट बाजार के निर्माण में मदद मिलेगी। तो ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। चौसा तथा रटौल, गौरजीत, बनारसी लंगड़ा जो है ये आम की प्रजाति हैं और इनको मिल सकता है जीआई टैग। अब देखिए, मलिहाबादी दशहरी आम को सितंबर 2009 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। एक भौगोलिक संकेतक अथवा जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है? देखिए, इस टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण ही होती है। वहाँ की एटमॉस्फेयर हो सकता है, वहाँ की जलवायु हो सकती है, वहाँ की मिट्टी हो सकती है, जो केवल कुछ खास चीज़ जो उस खास चीज़ के लिए जो उपयुक्त है और केवल वो वहीं उगती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। और भारत का सबसे पहला जीआई टैग कौन सा था? दार्जिलिंग की चाय। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री श्रमिक योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। झारखंड सरकार की इस योजना में मुख्य रूप से शहरी गरीबों को लक्षित किया जाएगा। शहरी गरीबों को लक्षित किया जाएगा, ग्रामीण गरीबों को। देखिए, यह योजना शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। पहली बात तो, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना क्या झारखंड की है या किसी और सरकार की है? अगर झारखंड की है तो क्या झारखंड इस तरह की योजना को लाने वाला पहला राज्य है? देखिए, पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। यहाँ पर झारखंड सरकार की इस योजना में मुख्य रूप से शहरी गरीबों को ही लक्षित किया जाएगा। यह जो योजना है गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला जो झारखंड है वो देश का दूसरा राज्य बन गया है। क्योंकि ऐसा केरल पहले कर चुका है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, वो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तो देखिए, कथन 3 सही नहीं, क्योंकि इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड जो है वो देश का दूसरा राज्य बन गया है, जबकि इससे पहले जो है केरल सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जा चुकी है। भारत सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम मनरेगा की तर्ज पर झारखंड सरकार भी शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय रोजगार योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ मनरेगा का मुख्य लक्ष्य रहता है अकुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण वयस्क के सदस्यों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना, वहीं इसके विपरीत झारखंड सरकार की इस योजना का लक्ष्य है मुख्य रूप से शहरी गरीबों को लक्षित करना और उन्हें लाभान्वित करना। तो किसकी योजना? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखंड सरकार की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना है।
यह जो दिवस है सबसे पहले वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के संदर्भ में डी है इसका उत्तर। बिल्कुल 2006 में इसको सबसे पहले आयोजित किया गया था। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना। हाइड्रोग्राफी से आशय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों, नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इनमें आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या भी की जाती है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मोनाको स्थित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की पहल पर मनाया जाता है। सबसे पहले 2006 में आयोजित किया गया था ये, और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी। क्या है? स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को 2-3 दिवस और हुए, अभी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्यापार सुगमता सूचकांक या रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टेटमेंट के अनुसार। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा थोड़ी जारी की जाती है, वो तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है ना, विश्व बैंक के द्वारा। तो एलिमिनेट करिए पहला वाला स्टेटमेंट। भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है विश्व व्यापार सुगमता सूचकांक या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापती है। बिल्कुल 63वें पायदान पर है भारत 190 देशों की सूची में 2020 में। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक है। तो सी है इसका उत्तर 2 और 3 केवल। तो विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक या रिपोर्ट यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है या मापती है। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के संदर्भ में विचार करना है आपको। खादी और ग्राम उद्योग आयोग, देखिए यह कौन? खादी और ग्राम उद्योग आयोग खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत एक मुख्य संस्था है। कौन सा करेक्ट है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सी है इसका उत्तर। तो देखिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह भारत सरकार के एमएसएमई के अंतर्गत एक मुख्य संस्था है यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? इसके 3 उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्य है इसका रोजगार देना, आर्थिक उद्देश्य है इसका बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना, और व्यापक उद्देश्य क्या है इसका? गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना एवं एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में की गई थी के अंतर्गत कब तक 5 आदर्श गाँव का निर्माण करना है? देखिए इसमें 2-3 डेट थी, 2014 फिर 19 भी है इसमें, फिर और जो 5 आदर्श गाँव का निर्माण करना है वो कब तक करना है? वो करना है 2024 तक, 2014 तक भी है इसका उत्तर। तो देखिए पूछा क्यों गया है प्रश्न। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी से प्रभावित हो रही है। मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखिए योजना जो है ये योजना वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना इसकी शुरुआत की गई थी, और इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। ध्यान दीजिएगा,
2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1 आदर्श ग्राम, उसके पश्चात 2019 तक 3 आदर्श ग्राम, उसके पश्चात 2024 तक कितने 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, गुप्त मतदान प्रणाली का अभिप्राय मतदान की उस विधि से होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी गुप्त रूप से सभी मत जो हैं वो गुप्त रूप से डाले जाएं, ताकि मतदाता किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित ना हो और मतदाता के समय किसी को भी मतदान के समय किसी को भी यह ज्ञात ना हो कि विशिष्ट मतदाता ने किसे वोट दिया है। देखिए, भारत में गुप्त मतदान की शुरुआत वर्ष 1951 में पेपर बैलेट के साथ हुई थी। ये दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हुए लग रहा है वो तो। दूसरा भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। तो देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो गुप्त मतदान वह मतदान पद्धति है जिसमें मतदाता की पसंद जो है वो गोपनीय रखी जाती है। भारत में गुप्त मतदान की शुरुआत वर्ष 1951 में पेपर बैलेट के साथ हुई थी। और अब ईवीएम पे क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका अर्थ क्या है। किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन या एकजुट होना। योग एक प्राचीन शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। प्रत्येक वर्ष 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए, कुछ डे हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जैक्ट डेट के साथ। जैसे प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ना कि 20 जून को। और भी हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है, अर्थ आवर डे। ये आपको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। तो गलत है, हाल ही में मनाया गया इसलिए पूछा गया है प्रश्न। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलान या एकजुट होना। करेक्ट है स्टेटमेंट। योग एक प्राचीन शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास है। करेक्ट है इतना। इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, तिब्बत से नहीं हुई है, तो पूरा कटेगा ये दूसरा। तो करेक्ट कौन सा हो गया ना, तो ये करेक्ट है क्योंकि उत्पत्ति इसकी भारत में हुई है, तो इसकी वजह से सी भी जाएगा, डी भी जाएगा क्योंकि 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला वाला करेक्ट है केवल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ए करेक्ट है इसका। बात करें योग क्या है, तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसका अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलान या एकजुट होना। योग एक प्राचीन शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई, तिब्बत में नहीं हुई। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम देख लीजिए। वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग दी गई है, यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अब देखिए, इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने को मान्यता दी थी। तो 21 जून को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया 2 दिन पहले, परसों। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में कौन सा सही नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP भारत का एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जो सरकारों की सार्वजनिक नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देती है तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देती है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो बिल्कुल पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, गलत तो कोई है नहीं इसमें। तो इसका हम आंसर क्या लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सारे के सारे सही हैं। ये 1976 में स्थापित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है और यह सरकारों की सार्वजनिक नीति में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देता है। और देखिए, इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है, राजस्व सचिव,
आर्थिक मामलों के सचिव और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 3 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPEP, NIPFP। तो 10 हो गए क्या? 9 हो गए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में आर्किड मूल की एक नई प्रजाति नेरविलिया सिंगापोरेंसिस की खोज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहा? नेरविलिया सिंगापोरेंसिस, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, बुकेट तिमा नेचर रिजर्व, डचीगम राष्ट्रीय उद्यान या बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर खोजी गई थी अभी हाल ही में? परसों ही तो कराया था, कल या परसों। नेरविलिया सिंगापोरेंसिस आर्किड की प्रजाति है ये, तो ये खोजी गई थी बुकेट तिमा नेचर रिजर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बुकेट तिमा नेचर रिजर्व जो है वो सिंगापुर में 1.64 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्राकृतिक रिजर्व है, जो सिंगापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी बुकेट तिमा हिल की ढलान पर स्थित है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इसका। नेरविलिया सिंगापोरेंसिस किसकी प्रजाति है? ऑर्किड की प्रजाति हाल ही में खोजी गई कहाँ पर? बुकेट तिमा नेचर रिजर्व है कहाँ पर? ये सिंगापुर में।